आवाज क्लियर है जी? जी ठीक हो गया जी। जी शुक्रिया जी। जी जी अनम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I never wanted to waste a single minute of this class, but sir, I was compelled to do so. सर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आपका नंबर एडमिन दे नहीं रहा था और किसी स्टूडेंट के पास आपका नंबर था नहीं। सर इशू थोड़ा सा पर्सनल है कि आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद सर जो जुलाई का इनका सेशन था उसमें मैंने कंपलसरी इसके लिए अप्लाई किया था। सर उसके बाद ये एडमिशन सारा कुछ हो गया और उन्होंने स्केड्यूल शेयर किया, उसमें इन्होंने क्लैशेस रखी क्लासेस की। सर जब मैंने इनसे बात की तो सर इन्होंने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। इनके पीछे ख्वार होने के बाद इन्होंने सर मुझे दो ऑप्शंस दिए, या तो आपका जो सेशन है वो ड्रॉप कर दूं, उसका रिफंड ले लूं, और या फिर नेक्स्ट सेशन जो इवनिंग है उसमें आपका सेशन ज्वाइन कर लूं। सर दोनों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपका सेशन में ड्रॉप नहीं कर सकती और इवनिंग में मैं इसलिए नहीं ले सकती सर, ऑलरेडी वहाँ पे मेरे जो ऑप्शनल्स है वो चल रहे हैं। सर काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरी लास्ट होप है, इनसे कह दें कि मुझे रिफंड कर दें अदर देन करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। सर सर इन्होंने मुझे स्ट्रेस में रखा हुआ है सर, और मेरे से स्टडीज में मेरी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, सो मुझे ये समझ आया कि आप कह रही हैं कि आपने एक सेशन की जो है वो उसमें करंट अफेयर्स में एनरोल किया है, और एक और जी जो है सर पहले जो आपका सेशन लिया था उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था उसमें मैंने कंपलसरी इसके लिए अप्लाई किया था सर। सो आपने जून के अंदर करंट अफेयर्स के लिए ऑप्ट किया और जी जुलाई जी के अंदर सर। बाकी सेशंस के लिए जी ऑप्ट सर। किया। जी सर। हाँ, तो उसमें मैडम क्लास तो आएगा ना। उसकी रीजन इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल जून का करंट अफेयर्स की क्लास हो रही होगी, तो एट दैट टाइम जी जुलाई की करंट अफेयर्स नहीं हो रही होगी, जुलाई की उस टाइम एसए की क्लास हो रही होगी, या जुलाई की उस टाइम जो है वो इस्लामियात की क्लास हो रही होगी। तो अगर सर आई जुलाई अंडरस्टैंड। सर आई अंडरस्टैंड इट सर, सिर्फ रिक्वेस्ट ये कि इनसे अगर सोल्व नहीं हो पा रहा प्रॉब्लम तो काइंडली सर मुझे रिफंड कर दें, क्योंकि मुझे नहीं, स्ट्रेस मैं में जब रखा उसकी हुआ है बात मैं सर। करता हूँ, ऑप्शन आपको ये मिला ना, उसके अंदर आप ये देख सकती हैं ना, अल्टीमेटली करें। अगर आप फॉर एग्जांपल एक कोई सेशन है वो आपका अगर अभी चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करें। जो दूसरा सेशन आपका है वो नेक्स्ट बैच के अंदर आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा जब आपकी 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 क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा करंट सर वो अफेयर्स का। नेक्स्ट सेशन जो है वो इवनिंग का बता रहे हैं सर, वो इवनिंग हाँ, में तो आप मैं नहीं ले नहीं, सकती सितंबर सर। में भी एक सेशन है ना, सितंबर में आप जाना चाहें आप सितंबर में चलें जाए। बाकी बहरहाल मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे इन चीज़ों का भी अंदाजा नहीं है। आई सर यू डेफिनेटली। आर द ओनली होप फॉर मी सर, प्लीज। मैडम मैडम आप तसल्ली रखें, मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है अभी ना चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप मुझे बता रही हैं ना, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनूँ ना, तो जी वो भी मुझे सर। बताए ना कि क्या डिस्कशन हुआ, जी क्या सर, सब। श्योर सर, श्योर। मैं उनसे बात करके फिर मैं लेट हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कब पढ़ाएंगे? जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हम इंशाल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। क्योंकि जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान तो जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। अभी हम पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम जल्दी उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हम पाकिस्तान बना लें। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के बाकी मसले मसाइल को भी इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी पूरी है, मैं भी जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिनास साहब के साथ कि अगर जितना इसको जल्दी जो है लेके जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि 47 तक जो है वो मुश्किल है। जिसना वो कहा ना उन्होंने कि भाषा डैम को आप 2029 में कंप्लीट करें, वो छोटे मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी 2026 में कंप्लीट करें। तो वो जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं सर हमारा 29 में भी पूरा होता समझ नहीं आ रहा हमें। तो आप लोग, मुझे पता है कि काफी उतावले हैं कि हम जरा जल्दी पाकिस्तान बनाने की तरफ जो है वो करें। कोशिश मेरी पूरी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 47 तक भी जो है वो हम इसको कुछ ना कुछ जो है वो कर सकेंगे। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ जी, मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी बन जाए जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी डिस्कशन जो थी वो चल रही थी 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे। ऐसे ही है जी। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के ऊपर हमने ये डिस्कशन जो है वो प्राइमरीली की थी कि कुछ राइटर्स के मुताबिक, खास तौर पे आई एच कुरैशी यानी इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो हैं, उन हिस्टोरियंस के मुताबिक जो 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री इसलिए था क्योंकि इंडिया में सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस हुई थी? डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि उससे पहले इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी। हाँ, ग्रास रूट लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो आप समझ लें कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने के लिए इंडियन एसोसिएशन बना ली गई थी। लेकिन उसके बाद पूरे इंडिया में
यानी पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी और पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। उसके बाद जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, यानी कि जब पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तो जाहिर बात अगला स्टेप ये होगा कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी 85 में बनी, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए जाके 1892 के अंदर। सो 1892 के अंदर इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड राइट इन इंडिया। लेकिन इलेक्शंस होंगे सिर्फ कितनी सीट्स पर? 6 सीट्स पर, 6 सीटों के ऊपर। वो 6 सीटों पर इसलिए इलेक्शंस होंगे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोटल प्रोविंसेस कितने थे? 6 प्रोविंसेस थे। हर प्रोविंस में से एक सीट जो है वो आएगी और एक सीट जो है या एक बंदा जो है वो आपके पास किसका मेंबर बन जाएगा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मेरी बात समझ आ रही? वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बेसिकली बनाई गई थी 1861 में, जिसमें 6 to 12 मेंबर्स आने थे, 6 से 12 होंगे तो हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिश, 6 होंगे तो हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिश। मतलब आपके पास जितना भी आपके पास 6 से 12 बंदे होंगे, उनमें से हाफ इंडियन होंगे और हाफ ब्रिटिश होंगे, राइट? अब ये लोग बेसिकली क्या काम करते थे? इनका काम था हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, सजेस्ट करना, किसको? गवर्नर जनरल। क्योंकि गवर्नर जनरल ने लॉ इंप्लीमेंट करना था थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मेरी बात समझ आ रही? एग्जीक्यूटिव काउंसिल सादी जुबान में हम समझते हैं गवर्नर जनरल की कैबिनेट। उसने कैबिनेट के जरिए लॉ इंप्लीमेंट करना था। लेकिन सवाल यह है कि कैबिनेट के जरिए तो लॉ इंप्लीमेंट करना था, लेकिन गवर्नर जनरल खुद भी पहली दफा हिंदुस्तान आया था। जब वो पहली दफा हिंदुस्तान आया था तो गवर्नर जनरल चाहता था कि उसके लिए कोई ना कोई ऐसी एक टीम बना दी जाए जिनसे वो सर्टन चीजों के बारे में एडवाइस ले सके। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, हम आपको एडवाइस के लिए बंदे दे देते हैं। जिस तरह हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के लिए 15 बंदे रखे हैं, इसी तरह आपके लिए भी हम कोई 12 के बंदे रख देते हैं। आप उनसे क्या कर लिया करना? डिस्कशन कर लिया करना, एडवाइस ले लिया करना। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम गवर्नर जनरल हो, उनकी एडवाइस तुम्हारे पर बाइंडिंग नहीं है। यानी कि अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहती है कि सरकार आप ए काम करें और गवर्नर जनरल डिसाइड करता है नहीं मैंने बी काम करना है, तो फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछ भी नहीं सकती गवर्नर जनरल से। यानी दे डोंट इवन हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चंस टू द गवर्नर जनरल। आपके पास एडवाइस बाइंडिंग भी नहीं है, राइट? और अल्टीमेटली आपके पास जो है ना, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये इस तरह एग्जिस्ट करती है कि वो बाइंडिंग ना होने के बावजूद सवाल भी नहीं कर सकते। चलो, एक तो होता है ना कि बाइंडिंग नहीं है, कि आपने एक मशवरा दिया लेकिन वो उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। नंबर 2 क्वेश्चन होता है कि आप उस पर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि यार आपने हमें बुलाया एडवाइस के लिए, हमने डिस्कशन की और आपने हमारी बात को भी नहीं सुना। मेरी बात समझ आ रही है? 2 चीजें। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में जो 6 बंदे आएंगे, उनके पास 2 पावर्स एक्स्ट्रा है, राइट? 2 पावर्स एक्स्ट्रा है कि नंबर 1, क्योंकि वो इलेक्ट होके आए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन कर सकते हैं किससे? गवर्नर जनरल से। अच्छा, एडवाइस उनकी भी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 2, कोई बजट का मामला होगा तो बजट के मामले में वो डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। यानी दे कैन नॉट वोट ऑन द बजट डिस्कशन, बट दे ओनली हैव द राइट टू डिस्कस, या डिस्कशन का राइट उनके पास होगा, वोटिंग का राइट उनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सजेस्टिव हैं। वोटिंग का राइट उनको मिलता है जिनके पास लेजिस्लेशन की पावर होती है। समझ आ गई? जिस हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट में वोट क्यों होता है? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट वोट करके कोई लॉ बना सकती है, लेकिन इनके पास तो वो पावर ही नहीं है लॉ बनाने की। लॉ बनाने की पावर तो असल में किसके पास थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे 15 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल, उसके नीचे गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल के नीचे 2, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 बंदों की, ऑल ब्रिटिश। दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 to 12, हाफ ब्रिटिश एंड हाफ इंडियन। इनके पास पावर है सिर्फ सजेस्ट करने की, इनके पास पावर है इंप्लीमेंट करने की। कौन सा लॉ जो कहां से बन के आएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया से। यहां तक बात रिकॉल होगी? लो जी, इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और क्या जी हम इलेक्शंस करवाएंगे, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होगा। पता नहीं शायद हमने ये लिखा कि नहीं लिखा, नोट कर लें। इलेक्शन टू टेक प्लेस एवरी 3 years। इलेक्शन टू टेक प्लेस एवरी 3 years। हर 3 साल के बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इलेक्शन टू टेक प्लेस एवरी 3 years। समझ आ गई बात? इलेक्शन टू टेक प्लेस एवरी 3 years। ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस हो गया, सब कुछ इंप्लीमेंट करवा लिया गया। पाकिस्तान तो उस तब बना कोई नहीं था। हिंदुस्तान के एक मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मना कर दिया
कि आपने सरकार इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना। अब जरा मेरी बात को सुनिए, यहां से अब आगे असल जो कहानी शुरू हो रही। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आप लोगों ने यानी मुसलमानों ने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सर सैयद अहमद खान को एक बात समझ आ गई थी कि अगर वन ऑन वन इलेक्शन होता है, हर बंदे के पास एक वोट होता है, मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है। हिंदुस्तान के अंदर ना उस टाइम 65% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 25% थी, और बाकी जो आपके पास 10% थे वो बाकी रिलीजन के लोग थे। उसमें जैन थे, सिख थे, आपके पास क्रिश्चियंस थे, ज्यूस थे, पारसी थे। ये सारे मिलाकर आपके पास जो है ना बाकी रिलीजन के लोग टोटल 10% थे, मुसलमान 25%, हिंदू 65%। मेरी बात समझ आ रही? अगर आप 1% 1 वोट का हिसाब लगाएं तो सरकार मुसलमान तो कभी भी नहीं जीत सकते। 1% 1 वोट के हिसाब से अगर हम हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएं, ये 25% मुसलमान भी मुसलमानों को वोट दे दें, यहां से 26% किसी और को वोट दे दें, तो सरकार मुसलमान तो हार गए। अब ये कौन फोर्सी कर रहा है? सर सैयद अहमद खान। ये वही इंडिविजुअल है जिसने 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में कुछ फोर्सी किया था। बात समझ आ रही है? जाहिर बात है वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फिर किसी ना किसी एक्ट के अंदर वो ये नहीं देखता कि यार ये एक्ट क्या है, वो ये देखता है कि इसका एक्ट का अल्टीमेटली आगे इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, फ्यूचर क्या है। वो फ्यूचर देख रहा है ना, वो फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहा है। और वैसे भी 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद वो मैस्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो रहा नहीं। बात समझ आ रही है? अब तो वो डिवीजन की तरफ मूव कर रहा है। उसका थॉट प्रोसेस वैसे भी चेंज हो गया हुआ है। उसको रियलाइज हो गया हुआ है कि अगर आज इनको हमारे जुबान के लिखने से मसला है, कल को किसी और चीज से मसला होगा। और अगर ये कंप्लीटली तौर पे पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1885 में कांग्रेस बना तो ली है, उसमें लिखा तो हुआ है कि जनाब सेकुलरिज्म आएगा, लेकिन इनकी हरकतें बता रही हैं कि ये सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जाने वाले। समझ आ गई बात? तो 6-7 साल के अंदर सर सैयद को भी रियलाइज हो गया था कि नहीं भाईजान, मुसलमानों के लिए कोई सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। तो पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी आपने इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना, यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। क्योंकि देखें, बार काउंसिल्स की बात करें तो उस टाइम जो है ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मुसलमान जो थे वो अंग्रेजी जुबान समझने या उसकी तरफ जाने के खिलाफ थे। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए बार काउंसिल्स में भी सारे गैर मुस्लिम थे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, हम ट्रेडिंग यूनियंस की बात कर लें तो ट्रेडिंग यूनियंस में मुसलमान नहीं थे। ये तो सारे के सारे सरकार जो आपके पास जो थे नवाब थे या जमींदार थे। ट्रेडिंग यूनियंस के अंदर तो वो थे जिनकी फैक्ट्रियां थी। समझ आ गई? तो ट्रेडिंग यूनियन में भी वही थे। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स में यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर वो हैं जो पढ़े लिखे लोग। तो जहां जहां इलेक्शन हो रहा था मुसलमानों की तादाद वहां पर क्या थी? कम थी। इसलिए और इलेक्शन में वोटिंग भी उन्होंने करनी थी, बार काउंसिल्स ने, ट्रेडिंग यूनियंस ने, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स ने, तो वहां पे मुसलमानों की तादाद वैसे भी कम थी। तो ऐसे सिनेरियो में मुसलमानों का जीतना जो था वो बहुत मुश्किल था, और ऐसा ही हुआ। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का इलेक्शन हुआ और एक भी मुसलमान नहीं जीता भाईजान। नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम वॉन द सीट। और जनाजा और अपना सर सैयद अहमद खान ने कहा देखो जी मैंने तुमने कहा नहीं था। मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने इलेक्शन लड़ा नहीं, लड़ा इलेक्शन, लेकिन जीता कोई नहीं। और सर सैयद अपनी बात में वापस आया कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इलेक्शन ना लड़ो, जलील होने से बेहतर नहीं। तो पॉइंट यहां से अंडरस्टैंड करने वाला है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1892 में ही सोच बैठे थे कि ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जिसमें मुसलमानों के लिए कोई सेपरेट सिस्टम हो इलेक्शन, सेपरेट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं उसकी। इमेजिन करें हम लोग सारे के सारे ना क्लास में एक प्लान करते हैं। हम प्लान ये करते हैं कि भाईजान क्लास के अंदर जो है ना एक जो है ना वो स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ना 5 लोगों की कमेटी बना देते हैं। ठीक है जनाब, 5 लोगों की कमेटी है। इमेजिन करते हैं हमारी क्लास में 100 बंदा है, राइट। उन 100 बंदों में से 25 लड़की हैं, ठीक है, और 75 लड़के हैं। वन ऑन वन इलेक्शन हो रहा है। वन ऑन वन इलेक्शन के अंदर ज्यादातर चांसेस कौन है, कौन जीत जाएगा? लड़के। अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा हैं, अज्यूम कर लेते हैं सारे लड़के मिसोजिनिस्ट भी हैं, राइट। वो लड़कियों को राइट्स देने के हक में भी नहीं है। एक दफा इलेक्शन हुआ, कोई लड़की नहीं जीती। दूसरी दफा इलेक्शन हुआ, फिर कोई लड़की नहीं जीती। बेचारियों ने बड़ी कोशिश की, एक उम्मीदवार खड़ा किया, सारी 25 उसके साथ हुई, लेकिन वहां से 26 हो गए, राइट। वो फिर हार गई। अच्छा, उनमें से जनाब 2-3 जो है ना वो एक दरखास्त लेके मेरे पास आ गई कि सर बात आपकी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने 5 बंदों की कमेटी बनाई, लेकिन सरकार ये जो आप तरीका ऑफ इलेक्शन कर रहे हैं ना, इस तरह तो हम कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि हम सरकार उल्टे भी लटक जाए तो भाईजान हमारे मैक्सिमम 25 वोट ही है ना, ऊपर से वो मिसोजिनिस्ट है, वोट करने को तैयार नहीं है।
तो ऐसा करें, कोई एक चीज ऐसा कर दे, कोई एक सीट फिक्स कर दे हमारी कि इसमें सिर्फ लड़कियां ही आ सकती, क्योंकि हमारी बात तो हो ही नहीं रही क्लास में, हमारे मसले जो है वो तो डिस्कस ही नहीं हो रहे। अच्छा वेरी गुड, ऐसा करते हैं फिर 5 में से ना एक सीट जो है ना वो लड़कियों की फिक्स हो जाती है, इस पे तो लड़की ही जीतेगी, इस पे तो लड़कियां ही आएंगी, कोटा आ गया एक लड़की का। बाकी 4 सीटें किसकी हैं? जनरल सीटें। वो जो जनरल सीटें हैं ना अल्टीमेटली उसमें लड़की भी जीत सकती है, वो जनरल है, वो लड़कों की नहीं है, वो जनरल है, एक लड़की की फिक्स है, बाकी 4 जनरल सीट्स हैं, उस पर लड़कियां जीते या लड़के जीते, एक ही बात। अब हुआ ये कि लड़कों को रियलाइज हुआ कि सरकार अगर हमने जीतना है ना तो इनमें इन 25 लड़कियों की जरूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि भाईजान इनकी एक सीट तो फिक्स है, अगर हमने जीतना है तो हमने इनके साथ भी कैंपेन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा ना वोट मांगने के लिए लड़कियों से कि जी आप अगर मेरे साथ आए तो मैं आपके मसलों के ऊपर जरूर बात करूंगा। नहीं, हमारे मसलों में बात करने की लड़की आ गई, लड़कियों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पहले उनको कोई पूछ नहीं रहा, अब अल्टीमेटली एक सीट उनकी फिक्स हो गई है, बाकी जनरल सीटें, और जनरल सीटों के लिए भी इन्होंने इलेक्शन में वोट डालने हैं, लड़कियों की इंपॉर्टेंस क्या हो गई है? बढ़ गई। यही मसला था कांग्रेस को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की आइडियाज कि अच्छा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाते हैं तो मुसलमानों की सीटें तो हो जाएंगी फिक्स, नंबर 1। नंबर 2, जो जनरल सीटें हैं उन जनरल सीटों पे भी मुसलमान लड़ेंगे इलेक्शन, या अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो मुसलमानों के लिए तो हमें मुसलमानों के सामने जाके क्या करना पड़ेगा? कैंपेन करनी पड़ेगी, मुसलमानों की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये फोर्सी कौन कर रहा है? सर सईद अहमद खान। वो कह रहे हैं कि एक सेपरेट सिस्टम ऑफ इलेक्शन का होना जरूरी है, लेकिन अल्लाह की करनी यह हुई कि 1898 में सर सैयद की डेथ हो गई। जब सर सैयद की डेथ हो गई 1898 के अंदर, तो एक ही मुसलमानों का लीडर था जो उस टाइम शायद कोई ओपनली डिस्कशन कर रहा था या ओपनली फोर्सी कर रहा था चीजों, लेकिन वो हुआ ये इत्तफाकन ये हुआ कि 1899 के अंदर 1898 में सर सैयद गए, और 1899 6 जनवरी 1899 को हिंदुस्तान का एक नया गवर्नर जनरल आ गया। ये जो नया गवर्नर जनरल था ना हिंदुस्तान का, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन बहैसियत एक अपनी अपने तबीयत के लिहाज से एक अवारागर्द सा इंसान था, राइट। हिंदुस्तान जो है ना वो घूमता फिरता था, उसने हिंदुस्तान आया, वो 10 साल पहले हिंदुस्तान आ गया, राइट, 1889 के अंदर 10 साल में उसने पूरा तूल अर्ज घूमा हिंदुस्तान का अंडरस्टैंड करने के लिए। गोरे ने अभी काम पता क्या करना शुरू कर दिया था? गोरे ने करना शुरू किया था जब से उसने गवर्नर जनरल नॉमिनेट करने शुरू किए थे, उसको रियलाइज हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी पड़ी। जो भी अगला गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, वो उनको ना पहले ही भेज दिया करते थे इंडिया किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर, ताकि वो हिंदुस्तान के अंदर चीजों को क्या करें? अंडरस्टैंड करें, समझें। एग्जांपल दे देता हूं, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, राइट, सर्व्ड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी उसने इंडिया की आर्मी को चलाया था, सारे उसको समझ थी कि इंडिया कैसे काम करता है, फिर उठाकर उन्होंने उसको क्या बनाया था? गवर्नर जनरल। सेम इसी तरह गोरे को समझ आ गई थी कि यार जिस बंदे को भी नॉमिनेट करना है उसको कम से कम कुछ तो पता हो कि हिंदुस्तान कैसे चलता है, हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हिंदुस्तान का सिस्टम क्या है। इसलिए वो लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता पहले ही भेज दिया करते थे इंडिया में, ताकि वो वहां के सिस्टम और वहां के कल्चर को समझ ले, राइट। लॉर्ड कर्जन आ गया है जी 10 साल पहले, राइट, 1889। 1889 के अंदर वो हिंदुस्तान आया, घुमा फिरा पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, और एग्जैक्टली 10 साल के बाद 1899 के अंदर उस बंदे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। हुआ ये कि जब 1889 के अंदर वो हिंदुस्तान आया तो कैपिटल क्या है हिंदुस्तान का? कलकत्ता। कलकत्ता, याद रखिएगा 1911 तक गोरे के दौर में हिंदुस्तान का कैपिटल कलकत्ता होता था, 1911 तक 1911, क्योंकि कलकत्ता ही हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला शहर बनाया था गोरे ने। कालीकट के नाम से एक गांव हुआ करता था जहां पर उन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया था, उन्होंने अपना एक किला बनाया था, वो कालीकट से होता होता कलकत्ता हो गया। तो कलकत्ता वो शहर था, और सबसे पहले उन्होंने फतह भी बंगाल किया था। तो जब फतह बंगाल किया था तो सबसे पहले ये बैठे किधर थे? जाके कलकत्ता में। तो जब 1857 में ये जीते हिंदुस्तान के अंदर, तो कैपिटल किसको बनाया? कलकत्ता का। सो कलकत्ता को कैपिटल बना दिया। कलकत्ता था किसमें? बंगाल में। समझ आ गई बात? सो गवर्नर जनरल जो पावर में है वो भी कलकत्ता में बैठेगा, और जो नया आया है वो मेहमान किसका बनेगा? गवर्नर जनरल का। वो उसको बंदे देगा कि चल यार इसको घुमाओ फिराओ, नया गवर्नर जनरल
जनरल है, इसको पूरा हिंदुस्तान घुमाओ फिराओ। वो हुआ ये कि 1889 में जब नया गवर्नर जनरल यानी ये जो लॉर्ड कर्जन था, ये घूमने फिरने के लिए इंडिया पहुंचा, तो बंगाल में फेमाइन आ गई, बंगाल में कहत आ गया और बड़े लोग मर गए। राइट, कहत से जब कहत आया, बड़े लोग मरे, तो ये उस टाइम कहां पर मौजूद था? इंडिया में, और कलकत्ता में मौजूद था, और बंगाल में मौजूद था, जहां पर फेमाइन आया हुआ। तो इसने उस फेमाइन को ना बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, अंडरस्टैंड किया, बड़ा क्लोजली अंडरस्टैंड किया। उसने उसने रियलाइज किया कि यार फेमाइन आने के कुछ रीजन है, और इसने आइडेंटिफाई किया कि फेमाइन आने की रीजन सबसे बड़ी यह है कि बंगाल इतना बड़ा सूबा है कि वो एक बंदे के लिए चलाना क्या है, मुश्किल है। इसने कहा कि सरकार, मुझे लगता है कि बंगाल को फ्यूचर में बचाने का वाहिद तरीका यह है कि बंगाल को डिवाइड किया जाए। समझ आ गई बात? द ओनली वे टू सेव बंगाल फ्रॉम फ्यूचर फेमाइंस इज टू डिवाइड बंगाल, क्योंकि इसको रियलाइज हुआ कि बंगाल इतना बड़ा है कि एक बंदे से यह पूरा सिस्टम संभाला नहीं जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? इसने सबसे पहले आकर क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। वो पार्टीशन ऑफ बंगाल वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। वो इसलिए क्योंकि जब ये आया था हिंदुस्तान के अंदर, तो बंगाल में क्या आ गया था? फेमाइन। जब इसको रियलाइज हुआ कि बंगाल में फेमाइन आया है, तो इसने तब रियलाइज किया कि अच्छा, पूरे के पूरे बंगाल में फेमाइन इसलिए आया है कि बंगाल का एरिया इतना बड़ा है कि एक बंदे के लिए संभालना मुश्किल हो गया। समझ आ गई बात? यहां से सारे का सारा कॉन्सेप्ट आया। हेडेड डालिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 लिखिएगा जी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 1892 काउंसिल्स एक्ट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 1892 काउंसिल्स एक्ट, सर सैयद अहमद खान was primarily Sir Syed Ahmad Khan was primarily against this election process introduced by the British. Election process introduced by the British. Because Sir Syed was of the opinion, that by having around 25% Muslim population, that having around 25% Muslim population in entire India, is not enough to defeat the majority, unless a separate system or voting, a separate system of voting is introduced. Full stop. He stopped the Muslims from participating in the elections of Legislative Council. And the result was no different than his prediction. The result was no different than his prediction. The result was no different than his prediction. Not even a single Muslim was able to win the elections. Not even a single Muslim was able to win the elections of 1892. समझ आ गई बात ही? फुल स्टॉप।
In 1898, Sir Sayyid died. In 1898, Sir Sayyid died. And the biggest, in 1898, Sir Sayyid died. And the biggest supporter of Muslim rights, the biggest supporter of Muslim rights in India was dead. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, 6 जनवरी 1899, 6 जनवरी 1899, Lord Curzon took oath as the new Governor General of India. Lord Curzon took oath as the new Governor General of India. He realized that the famine of 1890s, he realized that the famine of 1890s was a result of bad administration in Bengal, was a result of bad administration in Bengal. And he decided to divide Bengal in 2 parts. He decided to divide Bengal in 2 parts. लिख लिया आपने? हेडिंग आपने डालनी है रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. अच्छा, बिफोर रीजंस ना एक चीज जरा समझनी जो है वो थोड़ी सी जरूरी है. मैंने आपको बताया कि मुसलमान कितने थे टोटल पॉपुलेशन में? 25%. और ये 25% मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना, ये किसी एक प्रोविंस में नहीं थी. मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोविंस में सारे मुसलमान रहते थे. मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में डिवाइडेड थे, छोटे छोटे डिवीजन्स में ना मुसलमान डिवाइडेड थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर. अब टोटल आपके पास प्रोविंसेस कितने हैं? 6. अब आपके पास एक प्रोविंस है बंगाल का, एक प्रोविंस है पंजाब का, एक प्रोविंस है यूपी का जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा कहते थे. एक था सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस. एक था मद्रास जिसको अब हम क्या कहते हैं? चेन्नई. और एंड पे आ गया बॉम्बे. ये आपके पास 6 प्रोविंसेस हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राइट? ये मैं बात कर रहा हूं 1900 की. कब तक की बात कर रहा हूं? 1900 तक की बात कर रहा हूं. 1901 में 2 नए प्रोविंस बने थे, उसमें बाद में आते हैं. ये बात आपको समझ आ रही? इन 6 प्रोविंसेस में इलेक्शन होने. अब मुसलमान जो है ना वो इन 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे. छोटे थोड़े हिस्सों के अंदर मुसलमान जो थे वो तकरीबन डिवाइडेड थे. समझ आ गई बात? अगर हम बंगाल की बात करें तो पूरे बंगाल में तकरीबन 35% जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की थी. अप्रॉक्सीमेट 35% पॉपुलेशन किसकी थी? मुस्लिम्स की. पंजाब के अंदर तकरीबन 52% मुस्लिम्स. पंजाब में मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा थी. यूपी, उत्तर प्रदेश इसको आम जुबान में कहते हैं, इसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15% थी, अप्रॉक्सीमेटली 15% के करीब. समझ आ गई? सेंट्रल प्रोविंसेस में लेस देन 10% थी, मद्रास में भी लेस देन 10% थी, और बॉम्बे के अंदर तकरीबन पॉपुलेशन जो थी वो 18 से 20% थी. 18 to 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की एग्जिस्ट करती थी बॉम्बे के अंदर, क्योंकि तब सिंध बॉम्बे का हिस्सा होता था. क्योंकि सिंध बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था तो सिंध में मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, इसीलिए बॉम्बे में तकरीबन 18 से 20% अप्रॉक्सीमेट. ऑब्वियसली ये सारी बात अप्रॉक्सीमेटली कर रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन आपके पास एग्जिस्ट करती थी. तो बंगाल में तकरीबन 35%, पंजाब में तकरीबन 52%, तकरीबन 15 यूपी, तकरीबन 10 और तकरीबन 18 से 20% बॉम्बे के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन हुआ करती. इसमें पूरे के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान डिवाइडेड थे. ये मेरी बात समझ आ रही? यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ एक सूबे में थी, वो जो पंजाब के सूबे के अंदर. अभी जो कि हम सिर्फ 6 सूबों की बात कर रहे हैं,
लेटर ऑन और सूबे भी बने हैं, इनकी हम बाद में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कशन इसके ऊपर जो है वो अल्टीमेटली करें। बस पानी रख लो, ये बात जहां तक बात पहुंच रही है। अब पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करना है, ये डिवीजन है मुसलमानों की, और बंगाल जिसके अंदर फेमाइन आया हुआ है, तकरीबन 35% मुसलमान वहां पे भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो 35% मुसलमान बंगाल में एग्जिस्ट करते थे, मेरी बात समझ आ रही, ये ज्यादातर बंगाल के अंदर, राइट, ईस्ट बंगाल वाली साइड पे थे। ज्यादातर कहां पर थे? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल वाली साइड पे मुसलमान ज्यादा थे, और जो कलकत्ता था वो बेसिकली वेस्ट बंगाल वाली साइड पे था। यानी कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन इन बंगाल वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड। समझ आ गई बात? हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये आपके पास जो है ना वो बंगाल है। समझ आ गई बात? ये बंगाल है, ये जो साइड है ना आपकी, ये साइड, ये सारी सारी ईस्ट बंगाल है मुसलमानों वाली, ये सारी की सारी वेस्ट बंगाल है, और यहां पर क्या है? कैपिटल कलकत्ता। सिचुएशन इस तरह की थी, बस फोकस रखिए मेरी बात, इधर इधर इस फोकस रखिए। बंगाल का कैपिटल क्या है? कलकत्ता, जो कि किधर है? वेस्टर्न साइड पे, और मुसलमान किधर है? ईस्टर्न साइड पे। फेमाइन ज्यादातर किधर था? ईस्टर्न साइड पे, क्योंकि जो कैपिटल था उसमें तो इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी। आप ये समझ लें, आप लाहौर के अंदर बैठे हैं ना, आप लाहौर से जितना दूर जाते जाएंगे ना, आपको खुद ही समझ आता जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कम होती जा रही, राइट। आप कराची से दूर जाते जाएं, आपको खुद समझ आता जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और आपके पास डेवलपमेंट कम होती जा रही है। आप पेशावर से दूर चले जाएं, कोयटा से दूर चले जाएं, यानी हमेशा जो प्रोविंसेस के कैपिटल हुआ करते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो कैपिटल होते हैं। सेम इसी तरह कलकत्ता में तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, लेकिन कलकत्ता के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट कम थी, इसलिए लोग जो मर रहे थे वो लोग थे जो कलकत्ता के बाहर रहते थे, कलकत्ता से साइड पे रहते थे, यानी ज्यादातर किधर? ईस्ट बंगाल वाली साइड की। और ऐसा ही हुआ, जब उसने डिवाइड किया बंगाल को दो हिस्सों में, तो उसने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया। उसने कहा जी ईस्ट बंगाल को अलग करेंगे, इसका अलहदा कैपिटल बनाएंगे, इसका अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, इसका सारे का सारा सिस्टम अलहदा चलेगा। वेस्ट बंगाल जो है वो अलहदा चलेगा सारा। वो बाय डिफॉल्ट ही बैठे बैठे मुसलमानों की मौजें लग गई, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज्यादा पॉपुलेशन में आ गए और मुसलमानों का प्रोविंस बन गया। वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा आ गई और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी एरिया जो है अल्टीमेटली बन गया। ये जानबूझ के डिवीजन नहीं हुई थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हुई थी कि इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है। वो इलाके, राइट, जो ज्यादातर आपके पास इन्फेक्ट हुए हैं जो है वो फेमाइन से, उनको टोटली सेपरेट करो ताकि उनका सिस्टम ही सारे का सारा सेपरेट चले। कलकत्ता से उनको सेपरेट कर दो ताकि सारा जो बजट कलकत्ता में लग रहा है, तो चलो वो तो चलो वेस्ट बंगाल वाली साइड पे लगता रहे, लेकिन ईस्ट वालों का पैसा भी किधर लग रहा था? वेस्ट में, कलकत्ता में। तो ईस्ट वालों का टोटल सिस्टम ही क्या कर दो? सेपरेट कर दो। मेरी बात समझ आ रही? तो रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज नॉट टू क्रिएट अ मुस्लिम प्रोविंस, द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि गोरे से इतना बड़ा सूबा नहीं चलाया जा रहा था भाईजान। आज का पूरा बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का इंडियन बंगाल, ये सारे का सारा बंगाल के अंदर मौजूद है। 8.5 करोड़ पॉपुलेशन थी सिर्फ एक प्रोविंस की, उस दौर की बात कर रहा हूं जितनी टोटल इस वक्त तुर्की की पॉपुलेशन है, वो एक प्रोविंस की पॉपुलेशन थी, जिस दौर के अंदर वे ऑफ कम्युनिकेशन भी कुछ नहीं है, ना कोई गाड़ियां हैं, ना कोई जहाज है, कुछ है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भी पहुंच जाए। इतना बड़ा प्रोविंस, 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा सिस्टम एक बंदे से संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ था। इसलिए इसको डिवाइड करना जो था वो जरूरी था। और 1892 के अंदर एक और काम भी हुआ था जो आपको मैंने उस टाइम नहीं बताया था, तब समझ नहीं आनी। 1892 में एक काम उन्होंने ये किया था कि जितने प्रोविंसेस थे ना 6, हर एक का अलग अलग गवर्नर भी नॉमिनेट कर दिया कि एक बंदा टॉप पे तो गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, हर प्रोविंस का अपना अपना सेपरेटली गवर्नर भी होगा। यानी एक प्राइम मिनिस्टर तो टॉप पे बैठा है ना, हर एक का अपना अपना गवर्नर भी होगा। वो गवर्नर पूछेगा किससे? गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल उसको बताएगा इस सूबे में क्या काम करना। हर सूबे का अपना अपना गवर्नर नॉमिनेट होगी और गवर्नर जनरल उसको चलाता था, सारा कुछ चलाता था। यहां तक बात समझ आ गई? तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन गवर्नर टू बेसिकली आपके पास गवर्न द एंटायर प्रोविंस।
मतलब आप ये समझ लें कि 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन चलाने के लिए एक बंदा था उस दौर के अंदर। बहुत मुश्किल। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिसमें वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। समझ आ गई? आपको पता है टर्की के अंदर कितने प्रोविंसेस हैं टोटल? एनी आइडिया? रैंडम आइडिया? 82। समझ आ गई बात? 82 प्रोविंसेस हैं टोटल 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए। यानी 82 तो कम से कम गवर्नर है ना जो चला रहे हैं सिस्टम को। तो भाईजान वहां पे एक बंदा है। आज के दौर में इतनी एडवांस हो गया सारा कुछ, उधर कुछ भी नहीं है और एक बंदा चला रहा है। तो सरकार यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लग जाता था। तो बहुत से मसले मसाइल थे जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। हेडिंग डालिएगा, रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पॉइंट नंबर 1, Bengal was a huge province. Bengal was a huge province with around 1,89,000 square miles area. 1,89,000 square miles area. Next, Bengal had around 85 million total population. Bengal had around 85 million total population. Number 3, Calcutta, the capital of Bengal and India. Calcutta, the capital of Bengal and India, had better infrastructure and better investment and development. Better infrastructure, better investment and development. State-of-the-art hospitals, bigger universities, printing press, high court, as well as industry. हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी इंडस्ट्री भी कलकत्ता में, मेजॉरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी कलकत्ता में, यूनिवर्सिटियां भी टॉप कलकत्ता में, हॉस्पिटल्स बेहतरीन कलकत्ता में। हर प्रोविंस की एक एक हाई कोर्ट हुआ करती थी, तो फिर बंगाल की हाई कोर्ट किधर होगी? कलकत्ता में। समझ आ गई बात? तो सारी की सारी चीजें कहां पर मौजूद है? कलकत्ता के अंदर। और जो ईस्टर्न साइड है वो खाली है, उसमें है कुछ नहीं। राइट? यानी कि ईस्टर्न साइड के सारे लोगों को ट्रेवल करके किधर आना है? कलकत्ता वेस्ट, ताकि उनको राइट स्टूडेंट्स को भी उधर ही आना है, किसी ने इलाज कराना है तो भी उधर आना है, हाई कोर्ट का मसला है तो भी उधर आना है, को प्रिंटिंग प्रेस के काम है वो भी उधर ही आने हैं, वकीलों को मिलना है तो भी उधर आना है, और नंबर 2 काम करना है तो भी उधर ही आना है, क्योंकि इंडस्ट्री भी सारी किधर लगी हुई है? कलकत्ता में। राइट? और क्योंकि ईस्टर्न साइड अंडर डेवलप्ड थी, इसलिए वहां पर अनाज नहीं पहुंचा, वहां पर अल्टीमेटली जो है वो आपके पास ग्रेन्स नहीं पहुंचे, वहां पर फेमाइन आया और लोग वहां पे क्या हो गए? मरना शुरू। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखेगा जी। ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन it was getting difficult for one governor to govern the entire province. Next, due to underdevelopment, lawlessness had also prevailed. In eastern side of Bengal.
lawlessness has also prevailed in eastern side of Bengal. Next, the peasants working for the landlords, the peasants working for the landlords were harassed because this area was far away. Because this area was far away from the observation of the governor sitting in Calcutta. This area was far away from the observation of governor sitting in Calcutta. Next, the people of West Bengal, the people of West Bengal spoke Hindi mostly. The people of West Bengal spoke Hindi mostly, while the people of East Bengal spoke Bengali. While the people of East Bengal mostly spoke Bengali. People of East Bengal mostly spoke Bengali. बात समझ आ गई? आइडिया क्लियर हो गया? लो जी, अल्लाह की करनी ये हुई कि 1905 में 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनल कर दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हो गई? फाइनल हो गई। और बंगाल के दो हिस्से हो गए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पॉइंट लिखिएगा, बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल क्या हो गया? पार्टीशन हो गई। क्या हुआ? हेडिंग डालिएगा जी, डिवीजन विद इन न्यू प्रोविंसेस। डिवीजन विद इन न्यू प्रोविंसेस। डिवीजन विद इन न्यू प्रोविंसेस। क्लियर जी? कब डिवाइड हुआ जी बंगाल? 16 अक्टूबर 1905। डिवीजन विद इन न्यू प्रोविंसेस ये है कि दो प्रोविंसेस में बंगाल डिवाइड हो गया। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी हिंदू थे, ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी मुसलमान। नोट कीजिएगा जी। अ न्यू प्रोविंस नेम्ड ईस्ट बंगाल वॉज क्रिएटेड। A new province named East Bengal was created with 18 million Muslims, 18 million Muslims out of the total 31 million population. 18 million Muslims, 18 million out of the total 31 million population. यानी ईस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन कितनी? 31 मिलियन। उसमें मुसलमान कितने? 18 मिलियन। यानी मुसलमानों की मेजॉरिटी आ गई इसके अंदर। राइट? नेक्स्ट बंगाल, नेक्स्ट पॉइंट, ढाका was made the capital of East Bengal. Dhaka was made capital of East Bengal. समझ आ गई बात? ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हो गया? ढाका। आगे चले, पॉइंट नंबर 3, कलकत्ता remained the capital of West Bengal. Calcutta remained the capital of West Bengal. With a total population of around 54 million, 54 million. Total population
वेस्ट बंगाल की कितनी? वेस्ट बंगाल की 54। आउट ऑफ 54, 42 मिलियन वर हिंदूज। आउट ऑफ 54, 42 मिलियन वर मुस्लिम वर हिंदूज। आउट ऑफ 54, 42 मिलियन वर हिंदूज इन वेस्ट बंगाल। सो ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन थी टोटल 31, मुसलमान कितने? 18। वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 54, हिंदू कितने? 42। समझ आ गई बात? अब जरा फोकस कीजिए। 31 में से 18 मिलियन कौन है? मुसलमान। 18 आ गया। 54 में से 42 हिंदू हैं, तो 12 कितने बाकी कितने बचे? 12। तो टोटल मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 30 मिलियन थी। समझ आ गई बात? टोटल पॉपुलेशन बंगाल की थी 85 मिलियन। अगर 85 मिलियन में से 30 मिलियन मुसलमान हैं, तो फिर अगर 100% हम काउंट कर लें तो तकरीबन 35 बने अप्रोक्सीमेटली। वो 37-36 होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इतने बन गए ना। तो अगर 85 टोटल पॉपुलेशन थी बंगाल की, उसमें से 30 मिलियन मुसलमान हैं, तो अगर 100 काउंट करें तो तकरीबन 35% तकरीबन मुसलमान बन जाते हैं आपके पास बंगाल के अंदर अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास एवरेज आ जाती है। सेम इसी तरह यहां पर है। अब हुआ यह है कि वेस्ट बंगाल एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बन गया और ईस्ट बंगाल जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन गया। एक साइड बड़ी खुश है, दूसरी साइड बड़ी परेशान। अब हुआ क्या है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स। रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स। रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों की तो सरकार मौजें लग गई, बैठे बैठे ही ओवरनाइट ही जनाब मेजॉरिटी में आ गए हैं और दूसरा प्रोविंस भी बन गया है। ऊपर पावर भी इनके पास होगी, गवर्नर भी लगेगा अपने जनाब। यहां पर जनाब सारी सिविक फैसिलिटीज भी मिलेंगी, हॉस्पिटल भी बनेंगे, यूनिवर्सिटियां भी बनेंगी, हाई कोर्ट भी आएगी, सारा कुछ यहीं पे होगा। लोगों को वहां पर दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। मौजें लग गई जनाब मुसलमानों की। और यही है, मुसलमान जो थे, मुस्लिम वेरी हैप्पी। इवन दो प्रोविंस मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, लेकिन क्योंकि उसमें मुसलमान पावर में आ गए थे या मेजॉरिटी में आ गए थे, तो इसलिए उनको वो मौजे में थे कि जनाब हमारे लिए तो बड़ा फायदा हो गया। नोट कीजिएगा पॉइंट नंबर 1। Muslims were very happy because they had overnight become a majority. They had overnight become a majority in East Bengal. Point number 2. They were jubilant. They were jubilant. Jubilant. They were jubilant because now they were in a position to focus on their own development under the command of the British. Own development under the command of the British, rather than depending upon the Congress leadership. Number 3, the new province shall have new civic facilities. The new province shall have the new civic facilities like hospitals, universities, high court, etc. Next, the intellectual exposure of the young minds. The intellectual exposure
of the young minds, the intellectual exposure of the young minds will help the people progress. Intellectual exposure of the young minds will help the people progress. अच्छा, इनको ना एक और खुशी भी थी। दार्जिलिंग का इलाका है एक, इंडिया के अंदर आज भी एग्जिस्ट करता है, बंगाल में, इंडियन बंगाल में। दार्जिलिंग के इलाके के अलावा, सुनिए, दार्जिलिंग इज अ प्लेस, इज अ सिटी इन इंडिया जहां पर टी बहुत अच्छी जो है वो प्रोड्यूस होती है, चाय। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के इलाके के अलावा सारे के सारी जो टी प्रोडक्शन का एरिया था और सारे का सारा जूट, पटसन, राइट, जो बनता है, जिसकी बोरियां बनती हैं सारी की सारी, वो सारे का सारा जो इलाका था वो सारे का सारा ईस्ट बंगाल में आ गया। यानी इनके पास टी की इंडस्ट्री भी आ गई सारी की सारी। इनको रियलाइज होगा कि सरकार अब टी सारी हमारे पास आ गई है, हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्रियों से टी इंडस्ट्री हमारी बेहतर होगी। दूसरा, फिर हमारे पास जो है वो जूट की इंडस्ट्री भी आ गई है, पटसन की, वो उससे भी हम तरक्की करेंगे। तो सारे इनको ये रियलाइज हो गया था कि अब हमें ना किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। नोट कीजिएगा जी, द इंटायर टी इंडस्ट्री, द इंटायर टी इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग दार्जिलिंग, DARJEE, DARJEELING, 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 all the entire tea industry except Darjeeling, plus the entire jute industry, JUTE, jute industry, became part of East Bengal, became part of East Bengal. क्लियर होगी बाजी? आईडी क्लियर हो गया? लो जी, मुसलमानों की लागत हो गई है मौजी, ठीक है जनाब। और रातों रात ही जनाब मेजॉरिटी में भी आ गए हैं, सारी सिविक फैसिलिटीज भी मिलेंगी और जनाब अपना ही अपने इलाके के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी, सारा कुछ होगा। दूसरी तरफ जो रिएक्शन था ना आपके पास कांग्रेस का, वो बड़ा अजीब सा रिएक्शन। नोट कीजिएगा जी, हेड डालिएगा, रिएक्शन बाय एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स, रिएक्शन बाय एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स। कांग्रेस के अंदर ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिनको ना ये चीज ना थोड़ी सी खराब कर रही थी। अब जरा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। हिंदुस्तान की अगर आप तारीख पढ़ें और खास तौर पे इंडियन हिस्टोरियंस को पढ़ें, राइट, इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों को ये आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को गलत तारीख पढ़ाते हैं, तारीख गलत है जो पाकिस्तानियों को पढ़ाई जा रही है। हम उनसे ये कहते हैं कि सरकार आपको जो तारीख पढ़ाई गई है वो गलत है। समझ आ गई बात? आप अगर इंडियन अफेयर्स का यूपीएससी का इम्तिहान देंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखेंगे जो कि आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं। और सेम गोज फॉर पाकिस्तान अफेयर्स में आपको ऐसी बातें लिखेंगे जो यूपीएससी का बंदा देखेगा, वो कहेगा यार ये बातें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी। याद रखें, इंसान जो होता है ना, इंसान, ये इंसान की जनरल आदत है, इंसान अपनी खुशी हमेशा कम और अपना गम हमेशा बढ़ा के बताता है दूसरे को। जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, बेशक घर में हो कोई बंदा, हमेशा अपनी खुशी कम और गम बढ़ा दो। बहुत मसले हैं भाई। हाँ हाँ होगा थोड़ा इतना यार, मैं कौन सा तो पता ज्यादा शुगल नहीं करता, बस थोड़ा बहुत ही था, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाई जान कोई दिमाग खराब हुआ, कोई दिमाग खराब हुआ है वहां, ठीक है जनाब। हमारे आदत होती ना हमेशा अपना गम बढ़ाकर और खुशी हमेशा कम करके बताते। सेम गोज फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, तारीख ऐसे ही है ना पढ़ाई जाती। तारीख में हमेशा ही बताया जाता है कि सरकार ज्यादती हमारे साथ ही हुई है, उनके साथ तो कभी ज्यादती हुई ही नहीं। जो भी ट्रेन हिंदुस्तान से चल के लाहौर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती थी उसमें सिर्फ लाशें होती थी और कुछ नहीं होता था।
और जो यहां से ट्रेन भर के हिंदुओं की जाती थी दिल्ली, उसमें सिर्फ फूल होते थे, और उसमें तो कभी कोई कत्ल गारत नहीं हुई। उसमें तो यहां पर हमने कोई नहीं लूटा हिंदुओं और सिखों के घरों को, राइट। सेम उधर भी ऐसे ही है, सेम इधर भी ऐसे ही। वो तारीख पढ़ाते हैं, वो कहते हैं सरकार जो वहां से आया वो लुट के आया है, और हम तारीख पढ़ा रहे हैं कि सरकार जो उधर से आ रहा है वो लुट के आ रहा है। तो दोनों तरफ एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन इसी तरह की थी। अब ऐसे मौके के ऊपर अगर हम अंडरस्टैंड करें ना थोड़ी सी तारीख को, तो हमें ना थोड़ा सा हमने अनबाइस्ड होकर लिखने की कोशिश करनी है। हमने अनबाइस्ड होने का मतलब यह है कि हमने सिर्फ आर्ग्यू ये नहीं करना कि सरकार ज्यादती सिर्फ हमारे साथ हुई है, उनके साथ कभी ज्यादती नहीं हुई। जहां ज्यादती हुई हम बताएंगे दोनों तरफ के अंदर, और जहां पर नहीं हुई हम नहीं बात करेंगे। कुछ इंडियन हिस्टोरियंस की मैंने किताब पढ़ी, उसके अंदर ना सबसे पहले आर्गुमेंट मैंने ये देखा, उन्होंने कहा कि सरकार ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ना, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहली जो बगावत शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल पर हुई थी। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल करके गोरे ने सबसे पहले यह काम किया था कि उसने भारत माता को डिवाइड कर दिया था। क्योंकि ये जमीन हमारी मां है, और इंसान मां को भी कभी डिवाइड करता है? समझ आ गई बात? यहां से एक नैरेटिव स्टार्ट होता है कि हमने सरकार क्या किया कि हमने ब्रिटिश के खिलाफ जो है ना, कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ जो है ना, सबसे पहली अपराइजिंग जो हिंदुस्तान के अंदर हुई वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर थी। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया हो गया था। विवी सेक्शन का मतलब डिवाइड कर दिया उन्होंने मदर इंडिया को, और मदर इंडिया को जब डिवाइड कर दिया तो सरकार यहां से जनाब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। स्वदेश मेरा देश जो है डिवाइड कर दिया आपने जनाब, और ये आपने हरकतें की, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आपको फला नहीं करेंगे। ये सारी तारीख उसमें लिखी जाती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस आइडिया को अंडरस्टैंड करें कि सरकार 1901 में 1901 में दो नए प्रोविंस बने थे, एक का नाम था NWFP, दूसरे का नाम था असम। तो ये विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया वहां क्यों नहीं हुआ? बात समझ आ गई? अच्छा चलो मान लिया कि चलो छोड़ दो उसको भी। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो गया, बंगाल वापस आ गया उसी जगह पर जहां पर 1905 से पहले था। 1912 में बंगाल फिर डिवाइड हो गया। 1912 में बंगाल के दो हिस्से दोबारा हुए, एक का नाम रखा बिहार, दूसरे का नाम रखा उड़ीसा। ये विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया वहां कहां हुआ? राइट भाई, आपके पास विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया तो वहीं पर हो गया था ना। जब आपके पास एट द एंड ऑफ द डे बंगाल डिवाइड हुआ तो बंगाल वापस आ गया, विवी सेक्शन वापस आ गई। यही विवी सेक्शन दोबारा क्यों नहीं हुई जब वही बंगाल दोबारा डिवाइड हो गया? तो मतलब हमें फिर यह समझ आता है कि ये विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया तो कहानी है, क्योंकि हमें NWFP और आसाम की डिवीजन के ऊपर भी ये अल्फाज नजर आने चाहिए थे। हमें जब बॉम्बे से सिंध अलहदा हुआ था तब भी ये अल्फाज नजर आने चाहिए थे, और जब बिहार और उड़ीसा निकले थे बंगाल से तब भी हमें ये अल्फाज नजर आने चाहिए थे। लेकिन हमें अल्फाज ये सिर्फ तब क्यों नजर आए हैं जब 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है? तो उसकी रीजन कुछ और है। अब रीजन समझाता हूं क्या। सर सारी इंडस्ट्री की तरफ लगी हुई है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता की तरफ, यूनिवर्सिटियां किधर है? कलकत्ता में। प्रिंटिंग प्रेस किधर है? हाई कोर्ट किधर है? सारी की सारी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किधर है? राइट। अब वहां से ईस्ट वाली साइड से लोग यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं, बीमारियों के इलाज के लिए आ रहे हैं, अपने केसेस के लिए आ रहे हैं, नौकरियों के लिए आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं कलकत्ता के अंदर जो पैसा कमा रहे हैं इस वजह से, राइट। अब अगर ईस्ट बंगाल एक अलग प्रोविंस बनेगा तो सारे के सारे वहां से इधर आने के बजाय किधर रुकेंगे? अपने सूबे के अंदर। तो हमारे पास मेरी जनाब बार काउंसिल्स में वकीलों का नुकसान, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों का नुकसान, लेबर मुझे मिल कोई नहीं रही, अल्टीमेटली तो मेरी फैक्ट्रियों का नुकसान। मेरी बात फॉलो हो रही? सारों का नुकसान मुझे हो रहा है। यही वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यही वो लोग थे जो कांग्रेस के जो है ना बेसिकली फंडिंग फादर्स। सादी जुबान में ये लोग उस टाइम कांग्रेस के ATMs हुआ करते थे। ये कांग्रेस को देते थे पैसे, कांग्रेस इनके पैसों पे चलती थी, राइट। क्योंकि ये सारे के सारी फंडिंग, क्योंकि इनकी फंडिंग होती थी इसलिए क्योंकि कमाते ज्यादा थे, ज्यादा कमाते थे, कांग्रेस को ज्यादा पैसे देते थे। अब अगर मेरे पास वकील के पास जो है वो अल्टीमेटली एक बंदा केस लेकर नहीं आएगा, मेरी कमाई नहीं होगी, प्रिंटिंग प्रेस वाले की कमाई नहीं होगी, आपके पास अपना इंडस्ट्री वाले की कमाई नहीं होगी, डॉक्टरों की कमाई नहीं होगी। जब इनकी कमाई नहीं होगी
राइट? तो इनके पास पैसा कम आएगा, इनके पास पैसा कम आएगा तो कांग्रेस को पैसा कम मिलेगा। जब कांग्रेस को पैसा कम मिलेगा तो अल्टीमेटली उनको अपना सर्वाइवल नजर आता, मुश्किल नजर आएगा, तो विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया तो होगा, विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया तो होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे एटीएम्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी कंपनी में या मेरी मेरी पॉलिटिकल पार्टी में पैसा लगाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास पैसा नहीं है, और जब मेरे पास पैसा नहीं है अल्टीमेटली तो मैं तो अपना सर्वाइवल एट स्टेक रख के बैठा हूं। मेरा सर्वाइवल अगर एट स्टेक है तो सरकार, मैं तो फिर नारा लगाऊंगा ना कि सरकार आपने जो है भारत माता को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। जूट इंडस्ट्री सारी की सारी किधर चली गई है, उधर। टी इंडस्ट्री सारी किधर चली गई है, उधर। चिटागोंग का एक पोर्ट था, चिटागोंग के पोर्ट से सारे का सारा रॉ मटेरियल पूरे हिंदुस्तान में जाया करता था। ईस्ट बंगाल के अंदर चला गया चिटागोंग का पोर्ट, आज भी बांग्लादेश में है चिटागोंग, राइट? वो जनाब ईस्ट बंगाल ने ऐलान कर दिया कि चिटागोंग की पोर्ट से जो भी रॉ मटेरियल पूरी हिंदुस्तान में जाएगा वो पहले हमारे सूबे में इस्तेमाल होगा, जो बचेगा वो बाकी जगहों पे जाएगा। सर अगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा मेरी इंडस्ट्री के अंदर तो मेरी इंडस्ट्री नहीं चलेगी अल्टीमेटली, तो विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया तो होगा। अब यहां देखें, अंडरस्टैंड करें, ये देखिएगा, ये चिटागोंग की पोर्ट आ गई और ये क्या आ गई, कलकत्ता की पोर्ट, राइट? चिटागोंग की पोर्ट किधर चली गई, ईस्ट में। कलकत्ता की किधर रह गई, वेस्ट में। 1911 के अंदर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो गया सारा कुछ, तो आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि गोरे ने तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, तो फिर तो बंगाल वापस उतना ही हो गया, तो अब गोरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? गोरे ने सरकार पार्टी बंगाल को कम करना है ना, छोटा करना है, उसने कहा जी बड़ा आसान तरीका है, अब पार्टीशन बंगाल होगा ऐसे, यहां से निकलेंगे दो सूबे, एक का नाम रखा जाएगा बिहार, एक का नाम रखा जाएगा उड़ीसा। चिटागोंग की पोर्ट और कलकत्ता की एक ही जगह पे आ गई, विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया भी बंद हो गए। अब किधर गया विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया? भाई मेरे वही बंगाल डिवाइड हुआ है ना, बात समझ आ रही है? सरकार पोर्ट भी वापस आ गई, इंडस्ट्री भी वापस आ गई, विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया भी बंद हो गया, और जनाब गोरा भी खुश हो गया और हम भी खुश हो गए। बात समझ आती? तो कहानियां इसी तरह ही चलाई जाती हैं भाईजान पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो यूट्यूब के ऊपर मैंने लेक्चर पढ़ा कश्मीर के ऊपर, इंडियन जुड़े हैं उसके ऊपर, आप गलत पढ़ा रहे हो उसको, राइट? एक दिन उसको मैंने कहा काम कर, तू किसी ना बंदे को, किसी ना अपना न्यूज चैनल को बुला, उसने कहा भाईजान तू मुझे लाइव ले ले, और सामने किसी बंदे को बिठा और किताब खोल, और मैं तुझे बताता हूं तू कहां का गलत पढ़ाता रहा और मैं कहां का ठीक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तू एक काम कर, तू नहीं रहा तुझे 47 निकाल ले। मैं कहा तू निकाल ले रहा 47, क्या लिखा उसके अंदर? पाकिस्तानी फोर्सेस पहले विड्रॉ करेंगी। मैं कहा अगर लिखा हुआ ना पाकिस्तानी फोर्सेस पहले विड्रॉ करेगी, मैं ऑनलाइन अपने सर में जूतियां मारूंगा। दिखा, मैं कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी, मैं कहा पाकिस्तानी ट्राइब्समैन एंड नेशनल्स का नाम लिखा हुआ है, पाकिस्तानी ट्राइब्समैन एंड नेशनल्स, और लिखा हुआ है इंडियन फोर्सेस। ट्राइब्समैन और नेशनल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडिविजुअली जाते हैं किसी जगह पर, और फोर्सेस का वर्ड लिखा हुआ है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैं कहा आप निकाल लें रेजोल्यूशन। अब मैं कहा तुमने गलत पढ़ी है रेजोल्यूशन, ये तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हें गलत पढ़ाई है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई हम ही गलत पढ़ा रहे हैं, हम कुछ तो ठीक पढ़ा रहे हैं भाई। बाकी और बात है, चाइना के मामले के ऊपर हम थोड़ा गोलमोल कर जाते हैं, लेकिन भाई कश्मीर का तो मसला है जिसको हम बेच रहे हैं 70 साल से, अब इसको भी अगर हम गलत ही पढ़ा रहे हैं, और अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं फिर तो सरकार यकीन करें वाकई जूतियां हैं हमें, कि 75 साल से एक मसले को हम लेके बैठे हुए हैं और वो भी गलत लेके बैठे हुए हैं, मतलब हमारा क्लेम ही कोई नहीं है। तो यकीन करें आप छोड़े, मैं सबसे पहले जो है वो जो हमें पढ़ाते रहे ना सारी जिंदगी, उनके पास जाऊंगा कि भाईजान तुम लोग 75 साल से मेरे से झूठ बोल रहे हो। मेरी बात समझ आ रही? तो भाई तारीख ऐसे ही पढ़ाई जाती, अपने आप को ठीक किया जाता है। अब इधर क्या हुआ, इधर की विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया, बिहार उड़ीसा निकला है, चुप कर गए सारे के सारे, विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया भी बंद हो गई। यानी कहानी जो थी वो असल में सारे के सारे राइट्स और रिसोर्सेज की थी, रिसोर्सेज और सारा कुछ वापस मिला, विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया भी बंद हो गया, स्वदेशी मूवमेंट भी बंद हो गई, राइट? स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म, मेरा देश डिवाइड कर दिया। कौन सा अभी भी तो डिवाइड किया मेरा देश, राइट? लेकिन वो भाईजान वो वाला मेरा देश नहीं ना डिवाइड हुआ, जो ये वाला था असल में, ये तो अभी भी उधर ही है। पोर्ट्स और इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री और आपके पास दार्जिलिंग भी उधर ही आ गई, और सरकारी जूट इंडस्ट्री भी सारी उधर आ गई, मौजें लग गई सारी। तो वो सिचुएशन जो है, डिवीजन जो है,
पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती थी, राइट। अब आइए जी, हेडिंग डालिएगा, रिएक्शंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस। नोट कीजिएगा जी, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर नॉट हैप्पी, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर नॉट हैप्पी with this partition plan of Bengal. The extremist leaders were not happy with this partition of Bengal, and they declared it a national tragedy, and they declared it a national tragedy. And communal violence broke out all over India. Communal violence broke out all over India. Point number 2. Resurgence of underground terrorism. Resurgence of underground terrorism prevailed in India. Resurgence of underground terrorism prevailed in India. समझ आ गई बात? Point number 3. They were not happy. They were not happy because the East Bengal, they were not happy because the East Bengal shall now have, the East Bengal shall now have equal rights and facilities. East Bengal shall now have equal rights and facilities like other provinces of India. Like other provinces of India. Because East Bengal will now have new universities, high courts, hospitals, and own industry. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स, द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स could no more exploit the Muslim peasants. Extremist Hindu landlords could no more exploit the Muslim peasants. Dhaka will emerge as a new center of journalistic and academic activities. Journalistic and academic activities. And lastly, they fear that their economic and political dominance, they fear that their economic and political dominance over Muslims will decrease. Political and economic dominance over Muslims will decrease. समझ आ गई बात? ये सारे का सारा इनका रिएक्शन जो है अल्टीमेटली था। हम एक्सट्रीमिस्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जारी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी में या हर रिलीजन के अंदर वो दो चार ऐसे जरूर होते हैं जिनको लगता ये है कि सरकार हम ठीक है बाकी सब गलत है। अच्छा देखें, एक तरीकाकार होता है कि आप ये साबित करें कि मैं क्यों ठीक हूं, और दूसरा तरीकाकार ये साबित होता है कि आप दूसरे को गलत साबित करना शुरू कर दें रादर देन कि अपने आप को ठीक साबित करें, राइट। इफ यू आर पेट्रियोटिक, that does not mean that you have to hate India. You have to just love Pakistan.
बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू हेट इंडिया। सेम बात समझ आ रही है? मेरा रिलीजन ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि आपने दूसरे के रिलीजन को खराब करना है या दूसरे के रिलीजन को खराब कहना है। आप अगर अपने रिलीजन को ठीक कहते हैं, आपका राइट है, आप अपने रिलीजन को ठीक कहें, आपका राइट है, आपको किसी के रिलीजन को गलत कहने का इख्तियार नहीं। सेम इसी तरह आपके पास मुसलमानों में भी ऐसे ही, अच्छा जी हमारा रिलीजन ठीक है, दूसरों को गलत है। भाई आपका रिलीजन ठीक है, यहां तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आप ये कहना शुरू करते हैं ना कि दूसरों का गलत है, तो आप हेट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जो कि गलत है। फ्री स्पीच के नाम के ऊपर हमारे दुनिया के अंदर ना, फ्री स्पीच के नाम पे हेट स्पीच चल रही होती है। सर हमारी फ्री स्पीच वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे का गिरबान शुरू हो जाता है। हम हर चीज को फ्री स्पीच नहीं कह सकते, हर हर चीज को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं लेके आ सकते। समझ आ गई बात? इसी तरह यहां पर भी ऐसे ही चल रहा था। बट नॉट एवरी हिंदू वॉज अगेंस्ट दिस, आपके पास जो है ना वो डिवीजन, बट देयर वर सम एलिमेंट्स, कुछ थे दरमियान जो इस तरह की हरकतें जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसकी वजह से हालात जो थे वो क्या हो रहे थे, खराब हो रहे थे। इन्होंने कुछ सर्टन स्टेप्स भी लिए, नोट कीजिएगा जी। स्टेप्स टेकन बाय कांग्रेस, स्टेप्स टेकन बाय कांग्रेस against partition of Bengal, steps taken by Congress against partition of Bengal, steps taken by Congress against partition of Bengal. Number one, Swadeshi movement, Swadeshi, SWA, Swadeshi movement was started. Swadeshi movement was started against the British occupation. Number two, Congress called for boycott of British products. Congress called for boycott of British products. Next, frequent strikes in industry, frequent strikes in industry and other economic related activities. Frequent strikes in industry and other economic related activities were called. Frequent strikes were called. Next point, a murder attempt took place. A murder attempt took place on Viceroy of India's life. A murder attempt took place on Viceroy of India's life. समझ आ गई बात? Next point, the train carrying the governor of East Bengal was derailed. A train carrying the governor of East Bengal was derailed. और लास्ट पॉइंट लिखिएगा जी, द कांग्रेस ऑर्डर्ड नॉट टू पे टैक्सेस. द कांग्रेस ऑर्डर्ड नॉट टू पे टैक्सेस to the people of India. The Congress ordered not to pay taxes to the people of India. People of India को ऑर्डर कर दिया सरकार ने टैक्स पे नहीं करना. किसको करते थे? जारी बात है गोरे को. उन्होंने कहा सरकार आपने गोरे को टैक्स नहीं पे करना, आपने बॉयकॉट करना है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का. राइट, गवर्नर जनरल की लाइफ के ऊपर अटैक हो गया, यानी उसकी मर्डर अटेम्प्ट हुई उसकी लाइफ के ऊपर. उसके अलावा ट्रेन कैरिंग द आपके पास जो है ना वो गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल वॉज डीरेल्ड. इस तरह के सारे स्टेप्स जो है ना उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो लेने शुरू कर दिए. तो जी ये काम सारे का सारा जो है वो अल्टीमेटली चल रहा है. 1911 में हम आते हैं कि सरकार ये क्या हुआ उसके बाद, और ये गवर्नर ये पार्टीशन बंगाल खत्म कैसे हुई. 1905 में आपके पास जो है ना वो डिवीजन हो गई है बंगाल की. ठीक है जनाब, मुसलमान बस इसी टाइम का थोड़ा बहुत इंतजार कर रहे थे.
मुसलमानों ने सोचा कि यार गोरा जो है ना वो आजकल बड़ा अच्छे मूड में है, तो गोरे से ना कुछ और काम भी निकलवाने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के बाद इंग्लैंड वापस चला गया। वहां जाकर वो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी रहा, राइट, यानी इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर भी रहा। उसके बाद वो 1924 में, राइट, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी था लॉर्ड कर्जन। ड्यूरिंग द कैंपेन ही उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई 1924। सो लॉर्ड कर्जन कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जरूर रहा, राइट। जिस तरह आप देखें ना, वो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसने नेपोलियन को हराया था बेसिकली इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जब वो सेंट हेलेना उसको भेजा था, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बाद में 1828 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बना। फिर 1834 में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बना। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रहा वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो जो जो बहुत बड़े बड़े कारनामे करता था हमेशा ही हिंदुस्तान की तारीख में या दुनिया के अंदर किसी जगह के ऊपर, तो इंग्लैंड में वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचा है, कहीं ना किसी कैपेसिटी के अंदर। तो ये जो था आपका लॉर्ड कर्जन, ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सका लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जरूर रहा। लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद एक नया गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आ गया जनाब एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद। मुसलमानों ने सोचा, मुसलमान कौन से? वो मुसलमान जो सर सैयद के जो है ना वो दोस्त थे। आई.एच. कुरैशी ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने कि सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग थे, राइट, तो वो बेसिकली सारे जो दोस्त थे सर सैयद के, वो बेसिकली सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि यार एक काम करते हैं, लॉर्ड मिंटो को मिलने चलते हैं और अपने ना कुछ राइट्स बताते हैं कि सर हमें ये चीजें चाहिए, अल्लाह करे लॉर्ड मिंटो हमारी सुन ले, मान ले। तो 35 बंदे इकट्ठे हुए, 35 पीपल, और ये मुलाकात करने किससे गए? लॉर्ड मिंटो से। ये 35 बंदे जो गए हिंदुस्तान की तारीख में, इन्होंने यकीन करें हिंदुस्तान की तारीख ही बदल दी। ये जो 35 बंदे थे ना, ऑल ऑफ देम वर रिलेटेड टू अलीगढ़, सर सैयद से इनका कहीं ना कहीं अलीगढ़ के साथ ताल्लुक था, क्योंकि अलीगढ़ सर सैयद ने बनाया। इनका 35 बंदों का कहीं ना कहीं कनेक्शन किसके साथ था? अलीगढ़ के साथ। या ये 35 सारे अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, या अलीगढ़ के टीचर थे, या अलीगढ़ के डोनर थे, या अलीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, या इनके बच्चे अलीगढ़ में पढ़ते थे। यानी ऑल 35 की आप लिस्ट निकालें तो आपको रियलाइज होगा कि ये 35 के 35 लोग जो थे अल्टीमेटली ये समहाउ लिंक्ड किसके साथ थे? अलीगढ़ के साथ। इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ था? अलीगढ़ के साथ। और यही लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर लेकर आए थे गवर्नर जनरल से। इन्हीं लोगों ने वापस आके मुस्लिम लीग बनाई थी। इसी मुस्लिम लीग को फिर जिन्ना साहब ने ज्वाइन किया था, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बेस पर जिन्ना ने 46 के इलेक्शन जीते थे। यानी 46 के इलेक्शन जो कि जिन्ना साहब ने साबित किया कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मुस्लिम लीग जिसके जिन्ना साहब फिर सदर बने, वो सब कुछ किसने बनाया? इन 35 लोगों ने, ऑल 35 ऑफ देम। इसलिए 2002 में एक बड़े मशहूर शायर जो थे, वो जॉन एलिया, जब फौत हुए तो उनसे पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। वो अलीगढ़ के लौंडे यही थे, ये 35। वो किनकी बात कर रहे थे? इन्हीं की बात कर रहे थे, अलीगढ़ के लोगों की। इन्हीं 35 ने जनाब सारे का सारा फनकारी लगाई थी। अगर जॉन एलिया जिंदा होते तो कहते कि नया पाकिस्तान एचएसएन के लौंडों की शरारत थी। अगर जिंदा होते तो वो इस तरह की बात करने की कोशिश जरूर करते। ठीक है जनाब, कुछ एचएसएन के कुछ लोग थे जो क्रिकेट खेला करते थे, एचएसएन, उन्होंने फिर सोचा कि हम क्योंकि नया पाकिस्तान जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। उसमें फिर सारे के सारे कामयाब नहीं हुए, लेकिन यह है कि कोशिश उन्होंने पूरी की, राइट। कोशिश इंसान को करनी चाहिए जरूर। तो ऑल 35 ऑफ देम ये मिलने किसको चले गए? गवर्नर जनरल को, लॉर्ड मिंटो को। अब ये मिलने गए हैं शिमला। अब आपने याद रखना है, तो शिमला था ना, वो समर कैपिटल ऑफ इंडिया हुआ करता था। साल के 6-7 महीने जो गवर्नर जनरल था वो शिमला ही बैठा करता था, राइट। मार्च से लेकर अक्टूबर तक गवर्नर जनरल शिमला बैठता था। आज का मरी समझ लें आप, इंडिया के अंदर, राइट, क्योंकि भाईजान गर्मी बड़ी थी कलकत्ता में। अब कलकत्ता बंगाल का कैपिटल, ऊपर से गर्मी, वो गोरा बेचारा आया हुआ ठंडे इलाके से, ठीक है जनाब, उसके तो भाईजान अवजार हो जाता था वो। इसलिए मार्च से लेकर आपके पास जो है ना वो अक्टूबर तक कहां बैठता था? शिमला। हिंदुस्तान की तारीख में जहां जहां आपको शिमला नजर आएगा ना प्री पार्टीशन हिस्ट्री के अंदर, वो तारीखें हमेशा मार्च से लेकर अक्टूबर के दरमियान में होंगी। इसलिए क्योंकि वो टाइम ही गर्मी का था, टाइम हुआ करता था। तो शिमला के अंदर वहां पे मुलाकात करने गए। इवन इनफैक्ट इंदिरा गांधी और जब भुट्टो साहब की मुलाकात हुई थी
अपना इसके अंदर जो है वो जुलाई के अंदर, तब भी शिमला के अंदर ही थे ये, कि जी शिमला भी गवर्नर जनरल बैठा करता था, आज हम भी कहां बैठते हैं, शिमला के अंदर। तो समर कैपिटल ऑफ इंडिया था, ये मिलने किसको चले गए? गवर्नर जनरल को। अच्छा मजे की बात, इनकी मीटिंग जो थी ना, फाइनल कराई भी किया किसने? फाइनल कराई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ने, आर्च बोल्ट ने। यानी मीटिंग फाइनल करवाने वाला भी अलीगढ़ से ताल्लुक रखता था, आर्च बोल्ट, राइट, जिनका प्रिंसिपल था। और मीटिंग करने वाले भी अलीगढ़ से ताल्लुक रखते थे, और मीटिंग फाइनल कराने वाला भी अलीगढ़ से ताल्लुक रखता था। ये बात समझ आ गई? तो ये वहां पर पहुंच गए गवर्नर जनरल से मुलाकात करने। अब जाहिर बात है गवर्नर जनरल को जाके ये तो नहीं ना कहेंगे कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा नया प्रोविंस बनाया, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन सर अगर ये लिबर्टी से मॉडल टाउन तक भी अगर थोड़ा सा एक प्रोविंस बन जाए हमारा, क्योंकि यहां पे भी हमारी एक पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा, अगर आप ये नैरो नैर ये एक प्रोविंस बना दें, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन, भाईजान वो कहेंगे भाईजान मेरी बात सुने, आप लोगों के लिए हमने प्रोविंस नहीं बनाया, हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंस बनाया। तो जाहिर बात है ये जो डिमांड्स लेकर जाएंगे, कोई ऐसी डिमांड्स होनी चाहिए ना जो अगला सुने भी और अगला माने भी। तो इन्होंने डिमांड्स रखी कि सर हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्यों भाई? क्योंकि सर बात यह है कि ये सारे मिसोजिनिस्ट है। हम बड़ी अरसे से 1892 से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर 3 साल के बाद एक बंदा नहीं मारा जीता आज तक। सरकार इस तरह 1% 1 वोट के हिसाब से हम चलेंगे ना, तो भाईजान हम तो नहीं कभी भी जीत सकते। तो मेहरबानी करें आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें। 1899 में जब साउथ अफ्रीका को सर आपने कॉलोनी बनाया था, तो आपने ना वहां पर पीपल ऑफ कलर को ना सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, आपको याद हो, आज से 6 साल पहले 1899 में। हाँ हमें याद है, बोयर वॉर हुई थी, बोयर वॉर में वो साउथ अफ्रीका के जो पीपल ऑफ कलर थे उनको हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। तो सरकार अगर साउथ अफ्रीका के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सकते हैं, तो सरकार हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सकते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ये जब पूरी कहानी लेकर गए हैं ना उसके पास, उसको समझा के आए कि सर सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए, तो आपने वहां पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए हुए हैं, एग्जांपल सेट हो गई ना। तो सर वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में भी दे दें। अब गवर्नर जनरल कहता सरकार आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 5-6 डिमांड्स की थी, मैं बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। उन्होंने कहा जी आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सरकार, आप सर आगा खान साहब की क्यादत में गए थे, आगा खान साहब मैंने आपका बड़ा सुना है, आप बड़े शरीफ आदमी, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपने भी, मेरा ख्याल है कि मेरा लेक्चर लिया होगा, कि जिसमें उन्होंने बताया था आपको कि भाई मेरे पास तो पावर है नहीं। पावर किसके पास है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास। हाँ जी, उनका जी उनका लेक्चर मैंने लिया था, मैंने एनरोल किया था उस क्लास के अंदर। तो उन्होंने बताया था कि जब आपको, मेरे पास तो पावर नहीं है, पावर किसके पास है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास। तो आपकी बात मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को पहुंचा दूं, उन्होंने कहूंगा कि मुसलमान आए थे और आके जो है ना वो हमें ये डिमांड करके गए। लेकिन आगा खान साहब आप शरीफ आदमी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे एक बात बताएं, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मुझसे पूछे कि ये 35 बंदे कौन थे, तो मैं क्या कहूंगा? कि 35 मुसलमान आए थे, राइट, कल को 35 हिंदू आ जाएंगे, परसों 35 सिख आ जाएंगे। अच्छा मजे की बात है, अगले दिन 35 मुसलमान दोबारा आ जाएंगे कि वो असल मुसलमान है, कि हम असल मुसलमान हैं। तो तुम लोग कौन हो, किस कैपेसिटी में आए हो? मैं ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, आपका मीटिंग भी हो गई, आज बोल्ड ने बताया भी, चाय शाय भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन सरकार मुझे बताएं मैं गवर्नर जनरल को क्या लिखूं? कौन थे 35 बंदा? उन्होंने कहा भाई जनाब आपकी बात ठीक है, समझ लग गई हमें, आपने क्या करना है। इन्होंने कहा ये आप छोड़ें सर, हम आप बताते हैं क्या करना है। ये डिमांड्स आप अपने पास रखें, जब हम आपको बताएं ना डिमांड्स, आपने तब भेजनी, डन। ये वापस आए ढाका के अंदर आके, नवाब सलीमुल्लाह खान और ढाका की घर के अंदर इन्होंने मीटिंग की और वहां पे मुस्लिम लीग बनाई, और मुस्लिम लीग बनाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा कि सरकार अगर गवर्नर जनरल पूछे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो पूछेगा मुस्लिम लीग से लोग आए थे। बात समझ आ रही? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया, रिप्रेजेंटेशन बनाई। कौन लोग आए थे? इस जगह से आए थे, राइट। आपके पास जो है पूरे का पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपनी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज अपनी बातें कर रहे हैं, राइट। अब जो वो कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बन रहा है, राइट। आपको हमने उस दिन क्लास में आपको याद पड़ा था कि ब्रिक्स वांट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ। किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं जी? हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। समझ आ गई बात? रिप्रेजेंटेशन है ना। आप कौन है जी? हम मुस्लिम लीग के लोग हैं, हम मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने मुस्लिम लीग बनाई है, हम मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आए। और आप सर एक काम, चलिए ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई मुझे, मैं ऐसा करूंगा कि गवर्नर जनरल जो हूं मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज दूंगा कि सर ये 35 मुसलमान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आए थे और ये डिमांड रख के गए थे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुझसे ये पूछे कि यार कल को 35 सिख आ जाएंगे, परसों 35 हिंदू आ जाएंगे, वो अपना को राइट मांगना शुरू कर देंगे, तो इस पर मैं क्या कहूं? उन्होंने कहा सरकार इसको आप छोड़े, आप बस एक काम करें, हमारा ये लेटर जो है ना वो आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुंचाएं, आगे हमने काम ओके किया हुआ। इन्होंने आगे ओके काम क्या किया था, इमेजिन करें कि कितने सियाने लोग,
इन्होंने एक बंदा ढूंढा हुआ था, उसका नाम था सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली जो था वो बेसिकली आपके पास, मतलब एक मैं समझाता हूं आपको वो कितनी बड़ी बला का नाम था। आपको मैंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में हर सूबे में एक हाई कोर्ट हुआ करती थी। अब अगर हाई कोर्ट के फैसलों को आपने अपील करनी है, वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट आई 1935 में। 1935 से पहले तो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ही कोई नहीं थी। तो फिर हाई कोर्ट के फैसले अपील होने के लिए जाते किधर थे? हाई कोर्ट के फैसले अपील होने के लिए जाते थे इंग्लैंड, राइट, लंदन में। लंदन में एक कोर्ट थी, उसका नाम था प्रीवी काउंसिल, PRIY, प्रीवी काउंसिल। जितने भी आपके पास जो वो है आपके पास ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन सबके केसेस किधर आते थे डिस्कस होने? किधर? प्रीवी काउंसिल में। सैयद अमीर अली प्रीवी काउंसिल का चेयर था। आप सादी जुबान में समझ लें कि सैयद अमीर अली चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड था और सिटिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की भतीजी का खामंद भी था। इन्होंने क्या किया, सैयद अमीर अली को मुस्लिम लीग लंदन चैप्टर का सदर बना दिया और इसको कहा कि सरकार तूने बस ये काम करना है, तूने ना ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये अप्रूवल करवाना है। डन हो गया जनाब। उन्होंने जनाब ये प्रॉब्लम पहुंची वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सैयद अमीर अली वहां पे पहुंच गए। उनका सरकार इस तरह नामे चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ये काम है, ये सिचुएशन है। अब वो सिटिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की भतीजी खामद भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड भी सॉर्ट ऑफ। ये नहीं कि चीफ जस्टिस आप लिखेंगे, आप प्रीवी काउंसिल का चेयर लिखेंगे, राइट, प्रीवी काउंसिल का चेयर भी है। उसने सरकार वहां पर क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारी कहानी समझाई और ब्रिटिश पार्लियामेंट सारी कहानी समझाई और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए। समझ आ गई? 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए और सरकार जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले तो बंगाल में मजीद आग लग गई। उन्होंने कहा भाईजान पहले एक बना प्रोविंस, उधर मिली सारी की सारी राइट्स, अच्छा अब सेपरेट इलेक्टोरेट भी। बात समझ आ रही है? उधर तो सरकार मुसलमानों को मेरे सेपरेट इलेक्टोरेट, इधर से बंगाल में लग गई मजीद आग। उन्होंने कहा भाईजान पहले ये नहीं बर्दाश्त हो रहा था हमसे, तो ऊपर से सेपरेट इलेक्टोरेट भी आ गए, यानी कि अब तुम लोग पार्लियामेंट में आओगे, यानी कि 1% 1 वोट वाला सिस्टम खत्म। हमने इलेक्शन जीतना है तो तुम्हारे साथ कैंपेन करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाईजान मजीद लगाओ आग हिंदुस्तान के अंदर। वो अल्लाह की करनी ये हुई कि जारी बात है, जब सिचुएशन इस तरह की चल रही हो ना, पाकिस्तानी कौम आपको पता है वैसे भी थोड़ी सी बदकिस्मत जो है वो है। वो अल्लाह की करनी ये हुई कि 1911 में सूरत हाल खराब हो गई, राइट। यहां पर आग लगी हुई है हिंदुस्तान के अंदर और एक सिचुएशन ये हुई क्योंकि गोरा काफी अरसे से दुनिया पे कब्जा कर चुका हुआ था। कहा जाता था कि ब्रिटिश जो एम्पायर थी ना, उसमें सूरज गरूब नहीं होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश एम्पायर में था, कनाडा भी ब्रिटिश एम्पायर में था। ऑस्ट्रेलिया में जब सूरज गरूब होता था तो कनाडा में तुलू होता था, और जब कनाडा में गरूब होता था तो ऑस्ट्रेलिया में तुलू होता था। तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी भी सूरज गरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी एम्पायर थी। इन्होंने पूरी दुनिया पे रूल करके ना एक चीज समझ ली थी कि पाकिस्तान के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर और बाकी इलाकों के अंदर बगावतें इसलिए हुआ करती हैं क्योंकि जो बादशाह सलामत होता है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर अपना वली अहद नॉमिनेट नहीं करता। औरंगजेब से भी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि वो अपनी लाइफ में अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं करके गया था। उसके तीनों बेटे आपस में उसकी डेथ के बाद लड़ पड़े और सारी की सारी सल्तनत जो बेड़ा गर्क हो गया। ब्रिटिश ने ये दुनिया के सिस्टम से, दुनिया की गलतियों से सीखा था कि जब भी आप बादशाह बनो तो साथ ही क्या करो, अपना वली अहद नॉमिनेट कर दो। इसीलिए आपके पास देखा हो आपने कि जनाब ये जो आपके पास आले सऊद है, तो आले सऊद भी ये काम करते हैं कि जनाब जैसे ही को बादशाह है तो बादशाह की जिंदगी के अंदर ही जनाब वली अहद नॉमिनेट कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नॉमिनेट किया हुआ, इवन तो किंग सलमान अभी जिंदा है। उनको पता है कि बाद में आगे चल के बादशाह किसने बनना है, ताकि बगावत को क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। और ऐसा ही हुआ। वो इंग्लैंड के अंदर जनाब वली अहद साहब को नॉमिनेट किया हुआ था, राइट। वो पता ये चला कि बादशाह सलामत के हो गए, बादशाह सलामत फौत हो गए। अब वली अहद साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे उस टाइम, वली साहब मुल्क से बाहर थे। तो वली अहद साहब मुल्क से बाहर थे। कहा जाता है, आईएच कुरैशी अपनी किताब में लिखता है कि वली अहद साहब ईस्ट एशिया वाली साइड पे थे। ईस्ट एशिया नहीं है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इधर वाली साइड पे किसी इलाके के अंदर मौजूद है। अब इन्होंने बाय डिफॉल्ट जल्दी पहुंचना किधर है, इंग्लैंड, और टाइम बड़ा लगना है क्योंकि उस टाइम जहाज तो है कोई नहीं, बहरी जहाज के जरिए जाने। और बहरी जहाज के सफर के अंदर सरकार महीनों लगा करते थे। उसने वो कौन सा तेज बहरी जहाज है, स्लो स्लो बहरी जहाज जो है वो चलने और जाके पहुंचना उन्होंने जनाब उस जगह तक पहुंचना। तो सरकार ऐसे ही डिसाइड हुआ कि सरकार इससे पहले कि बगावत हो एक काम करते हैं,
वली अहद साहब का ताज बचाना है। वली अहद साहब का ताज कैसे बचेगा? वली अहद साहब को पैगाम भेजा गया कि सरकार आप इंडोनेशिया से चलें, ताज चलेगा इंग्लैंड से। दोनों को मिलते हैं सेंटर के अंदर, और सेंटर कहां है? इंडिया के अंदर। आप इंडिया पहुंचे, ताज इंडिया में पहुंचेगा, बादशाह सलामत की जो ताजपोशी होगी वो इंडिया के अंदर, ताकि बगावत से बचा जा सके। इंडिया कैपिटल क्या है? उधर तो आग लगी। ठीक है जनाब, गवर्नर जनरल ने बुला लिया सारी पार्टीज को, कांग्रेस को भी, भाईजान बादशाह सलामत आ रहे हैं तो ताजपोशी होनी है, को मेहरबानी करो, राइट, बस करो, कट करो। ठीक है जनाब, उन्होंने कहा भाईजान एक ही तरीका है बाज आने का, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन बंगाल को खत्म करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल बाय डिफॉल्ट एंड पे मुलाजम ही तो है ना भाईजान, आदमी पता चले कि बादशाह सलामत के हो जाए। अभी बादशाह सलामत की ताजपोशी नहीं हुई हुई, अभी गवर्नर जनरल की अपनी लाइफ पर अटैक हुआ है। ठीक है, उधर से ईस्ट बंगाल